ये आकाशवाणी है। स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश, गोवा और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर क्षेत्रीय संवाददाताओं के साथ आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी की बातचीत। देवभूमि उत्तराखंड में शीतलहर भले ही उतार पर हो, लेकिन यहाँ का राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। जैसे जैसे मतदान की घड़ी नजदीक आती जा रही, राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज होती जा रही, लेकिन शांत मतदाताओं को उस पल का इंतजार है जब वे लोकतंत्र के अपने सबसे अहम अधिकार मतदान का इस्तेमाल करेंगे। कुछ ऐसा ही हाल खूबसूरत समुद्र तटीय राज्य गोवा का भी है। इन राज्यों की चुनावी तैयारियों का हम आज इस खास कार्यक्रम में जायजा लेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहाँ के मतदान पर देश ही नहीं दुनिया की भी निगाह है। उत्तर प्रदेश की जानकारी के साथ लखनऊ में मौजूद हैं आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी। सुशील जी, उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी को होने जा रहे मतदान को लेकर के कैसी तैयारियां और कौन कौन से मुद्दे प्रभावित कर सकते हैं? सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर, इसमें रुहेलखंड भी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी है और 55 सीटें हैं जिन पर चुनाव होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चुनाव में तमाम मुद्दे छाए हुए हैं, वो मुद्दे यहाँ भी प्रभावी हैं। पश्चिम में जो किसानों का मुद्दा था, वो किसानों का मुद्दा यहाँ भी है, लेकिन एक महत्वपूर्ण पक्ष जो है वो ये है कि इन सभी क्षेत्रों में अल्पसंख्यक मत जो है वो बहुत बड़ी तादाद में है, करीब 27% कहा जा रहा है। लेकिन जिस भी आप जिले को देखेंगे उसमें साइजेबल पॉपुलेशन जिसे कहा जाता है वो है। सहारनपुर में 40 के आसपास है, बरेली में भी 35 के आसपास है, संभल, बदायूं, ये सब बेल्ट है। और इसमें जो आप पश्चिम में देखते हैं कि जो यादव मतदाता कम थे, वो इस बेल्ट में कुछ पॉकेट्स में बदायूं, संभल की बेल्ट में काफी बड़ी संख्या में है, अमरोहा में भी काफी संख्या में है। तो ये पूरी बेल्ट जो है वो जातिगत समीकरण भी है, इसमें धार्मिक समीकरण भी है और सत्ताधारी पक्ष के जो चुनावी मुद्दे हैं, जैसे कानून व्यवस्था की बात होती है और तमाम योजनाओं की बात होती है, लाभार्थियों की बात होती है, विपक्ष अपनी ओर से तमाम मुद्दों को हवा दे रहा है। तो तमाम धार्मिक, राजनीतिक और जो परिदृश्य में अभी प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं, वो सभी मुद्दे यहाँ भी प्रभावी हैं। जो पहले दौर का मतदान हुआ, कहा जा सकता है कि वो गन्ना केंद्र में हुआ, जहाँ किसान केंद्र में थे। लेकिन कहा जा रहा है कि दूसरे दौर में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहे हैं 55 विधानसभा सीटों के लिए, वहाँ अल्पसंख्यकों के मुद्दे ज्यादा हावी रहेंगे। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, अल्पसंख्यकों के मुद्दे ज्यादा हावी रहेंगे और इसके साथ साथ जातीय समीकरण भी रहेंगे। आप जाट मुस्लिम मतदाताओं की चर्चा पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो रही थी, यहाँ सहारनपुर, बिजनौर और मुरादाबाद कुछ कुछ हिस्से हैं जहाँ पर जाट समुदाय के लोग हैं। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल ने सिर्फ 3 सीटों पर ही अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। इससे पता चलता है कि मुख्य मुकाबला यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच होने वाला है। और हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी भी चुनाव में जातिगत समीकरणों की भी अहम भूमिका होती है। 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें तो ये वही बेल्ट है जिसमें बहुजन समाज पार्टी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था। 9 जिलों की 11 लोकसभा सीटें बनती हैं और ये बीजेपी के कड़े इम्तिहान का चरण है, क्योंकि 11 में से 7 जो हैं वो विपक्षी दलों के पास हैं, जिसमें एक लाइन से आप चलें तो बसपा के पास सहारनपुर है, बिजनौर है, अमरोहा है, एक और सीट है नगीना है वो। तो ये 4 सीटें जो हैं ये बहुजन समाज पार्टी के पास हैं। फिर आप आगे बढ़िए तो संभल, रामपुर, मुरादाबाद 3 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी के पास हैं। तो 7 सीटों पर लोकसभा के नतीजों को आप देखेंगे तो भी यहाँ विपक्ष जो है हावी रहा है। बसपा इन तीनों 4 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करेगी, इसकी उम्मीद की जा रही। मायावती जो उनकी प्रमुख नेता हैं, उनका इस क्षेत्र से बड़ा विशेष लगाव रहा है। तो उस पूरी बेल्ट में दलित मतदाताओं की भी काफी बड़ी संख्या है। तो माना यह जा रहा है कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो भी एक कड़ी टक्कर दे सकती है, लेकिन प्रमुख जोर जो है वो दलित और मुस्लिम मतदाताओं पर ही रहेगा, क्योंकि वो बड़ी निर्णायक भूमिका निभाएंगे। तो सुशील जी, पहले दौर का मतदान बीत चुका है और दूसरे दौर का तो अब लगभग उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक चीज देखने में आया कि उत्तर प्रदेश जो आमतौर पर राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक और उतना ही मुखर रहा है, लेकिन इस बार मतदाता खासतौर पर वोटिंग के वक्त उतना मुखर नहीं दिख रहा है। क्या लग रहा है आपको? मतदाता मुखर है या नहीं इसका पता पोलिंग बूथ पर ही चलता है। अगर हम देखें तो पिछली बार से कुछ प्रतिशत मतदान पहले चरण में कम जरूर रहा है, लेकिन तमाम ऐसे पॉकेट्स रहे जहां पर लोगों ने बढ़ चढ़ करके मतदान किया है। पिछली बार पहले चरण में सहारनपुर ऐसा जिला था जो पहले चरण में था 2017 के चुनाव में, और सहारनपुर में पहले चरण में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी, 75% से अधिक वोट पड़े थे। तो सहारनपुर इस बार दूसरे चरण में है। हमें ये नहीं मान के चलना चाहिए कि मतदाता मुखर नहीं है। और बड़ा ही महत्वपूर्ण चरण है। इसमें आप देखें कि जो समाजवादी पार्टी का प्रमुख मुस्लिम चेहरा है आजम खान, वो जेल में है और पहली बार पिछले 30 सालों में ऐसा हो रहा है कि पार्टी उनके बिना चुनाव लड़ रही है। तो इस मुद्दे को भी आप तमाम मुद्दों में शामिल करें। और इकलौता उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का मुस्लिम उम्मीदवार है हैदर अली खान, वो उम्मीदवार अब्दुल्ला आजम को चुनौती दे रहे हैं अपना दल की टिकट के ऊपर जो है वो यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है। धर्म सिंह सैनी जो कि टर्न कोट है, पाला बदल करके आए हुए हैं,
समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। जहाँ 14 फरवरी को मतदान होना है, इन्हीं क्षेत्रों पर AIM का भी ज्यादा साख दांव पर लगी और ज्यादा निगाह है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि मुस्लिमों में उनकी पार्टी की एक पहचान बने, खासकर मुस्लिम दलित गठबंधन को लेकर के वो पूरा फोकस कर रहे हैं। देवबंद की सीट हम जानते हैं कि देवबंद एक महत्वपूर्ण सीट है, जिसमें पिछली बार सबको चौंकाते हुए भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, हालांकि महज 5,000 वोटों से वो जीते थे, लेकिन ब्रजेंद्र सिंह ने जीत हासिल की थी और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को एक शोकेस किया था कि देखिए, हमें मुस्लिमों के समर्थन के बिना हम देवबंद की सीट कैसे जीत सकते थे, इसका मतलब मुस्लिम समुदाय भी हमें समर्थन दे रहा है। इस बार वहां दिलचस्प मुकाबला है। AIM जो है उम्मीद कर रही है, उसको ऐसी अपेक्षा है कि वो मदनी परिवार के व्यक्ति हैं जिनको उन्होंने टिकट दिया है, तो उनकी उम्मीदें लगी हुई है कि शायद वो उस सीट पर कोई करिश्मा दिखा पाए। सहारनपुर, बिजनौर और अमरोहा, इन 3 जिलों में उन्होंने बड़ा फोकस किया है और खास तौर पर आजम खान के न होने का एक राजनीतिक लाभ भी लेने की उनकी मंशा है। तो ये चुनाव जो है असदुद्दीन ओवैसी के नजरिए से भी हो सकता है। बिल्कुल सुशील जी, आपने बहुत सारी जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद। अब उत्तर प्रदेश से चलते हैं खूबसूरत समुद्र तटीय राज्य गोवा की ओर, जहां सारी जानकारियों के साथ और राजनीतिक मुद्दों पर कड़ी निगाह बनाए हुए मौजूद हैं आकाशवाणी संवाददाता के लाल। के लाल जी, गोवा सैलानियों का मौसम है और अब सैलानियों के इस मौसम में वहाँ चुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? सैलानियों का मौसम तो सालों भर रहता है और साल में जो जनवरी और फरवरी को जो महीना होता है वो काफी पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र रहता है। लेकिन कल का दिन जो है खास है कि वैलेंटाइन डे है और उस दिन यहाँ पे चुनाव हो रहा है और यहाँ काफी संख्या में युवा लोग भी पहली बार वोटर बने हैं। वो लोग काफी उत्साहित होकर भाग ले रहे हैं और मैंने कुछ लोगों युवाओं से बात की तो उन्होंने ये कहा कि कल वैलेंटाइन डे है, लेकिन मैं लोकतंत्र के पर्व में भी भाग लूंगा और वैलेंटाइन डे में भी भाग लूंगा। तो ये बड़ा खास अंदाज युवाओं का दिखा कल के मतदान को लेकर के। तो ये कहा जा सकता है कि युवा मतदाता, खासकर जो पहली बार मतदाता बने हैं, वो लोग उत्साह के साथ और अपने वैलेंटाइन के साथ भी कल मतदान करेंगे। कल बिल्कुल दिखेगा और आज हमने मुख्य चुनाव पदाधिकारी से भी बात किया तो वो भी काफी उत्साहित थे इस बात को लेकर के कि युवा की काफी संख्या है और उनसे मुझे भरोसा है वो जरूर भाग लेंगे। क्या लग रहा है इस बार आपको, क्या क्या मुद्दे हावी रहे, आप गहरी नजर बनाए रखे? यहाँ पे सारी पार्टियां जैसे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, TMC हो, आप हो और छोटी मोटी पार्टी जो गोवा फॉरवर्ड ब्लॉक है, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, सब लोगों ने एक ही मुद्दा उठाया कि राज्य में अस्थिर सरकार नहीं चाहिए, स्थिरता का मुद्दा उठाया। एक कि हमें क्लियर कट मेजोरिटी दीजिए ताकि दल बदल की यहाँ पे संभावना न हो। और एक खास बात मैं आपको ये बताऊं कि जितने दल हैं, जितना चुनाव प्रचार से ज्यादा जोर इन्होंने इस बात पे जोर दिया कि जो इस पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं वो संकल्प लें। आपने तो एक लीगल एफिडेविट जारी किया कि हम चुनाव जीतने के बाद हम दल बदल नहीं करेंगे। के लाल साहब, यहाँ मेरे को एक घटना याद आ रही है कि 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो सारे सांसदों को जयप्रकाश नारायण ने बापू की समाधि पर शपथ दिलाई थी, लेकिन वो सरकार तो नहीं चली। तो राजनीति में इन शपथों का कितना महत्व होता है? देखिए, गोवा बहुत छोटा राज्य है, यहाँ पे 40 विधायक हैं, मतदाताओं की संख्या 11,64,224 है। अब इस मतदाताओं को आप अगर 40 विधानसभा क्षेत्रों में बांट देते हैं तो करीब 25 से 30 हजार हर एक लगभग औसतन मतदाता होता है। पिछला जो रिकॉर्ड देखा, जिसको भी 10,000 या 10,000 से प्लस अगर आ जाता है तो वो यहाँ का विधायक निर्वाचित हो जाता है। ये थी उस समय की स्थिति जब मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच हुआ करती थी। लेकिन इस बार सीन अलग है। बीजेपी 40 के 40 सीटों पर लड़ रही है, कांग्रेस का गठबंधन है गोवा फॉरवर्ड ब्लॉक से है, TMC का है महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी से है, TMC पहली बार चुनाव लड़ रही है, शिवसेना और NCP मिल करके चुनाव लड़ रही है। तो आप अगर चुनाव का विश्लेषण करेंगे तो एक तरफ बीजेपी है और सारे विपक्षी दल अलग अलग हैं। अगर विपक्षी दल एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे अगर आ गया होता तो हो सकता है कि बीजेपी को लोग तगड़ा मुकाबला देते हैं। लेकिन यहाँ जो राजनीतिक जानकार हैं उन लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि
बीजेपी को एडवांटेज मिल सकता है कि उनके विपक्ष के वोट बटे हुए हैं। एक चीज और जानना चाहेंगे, आप उत्तर भारत में लंबा वक्त गुजार चुके हैं और वहाँ तो 10-15 हजार वोट कई बार तो कुछ ग्राम पंचायतों में भी पड़ जाते हैं, तो कैसा लग रहा है उत्तर भारत के एक व्यक्ति के नजरिए से गोवा का चुनाव? हमें तो यहाँ का चुनाव बहुत रोचक लग रहा है। किसी से बात करिए तो तरह तरह की बातें करते हैं। यहाँ जो मनोहर पर्रिकर के पुत्र हैं नितिन पर्रिकर, जो पणजी विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं, इन्होंने पर्चा बंटवाया मतदाताओं के बीच में और ये कहा कि जो है कि हम भले यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यदि मैं चुनाव जीतूंगा तो मैं भाजपा में शामिल हो जाऊंगा। तो अगर भाजपा के जो मतदाता हैं, जो भाजपा को वोट देना चाहते हैं, वो हमें वोट दें, बीजेपी के उम्मीदवार को वोट न दें। तो ये बड़ा अजीबोगरीब स्थिति है। लोग मतदाता जो है भ्रम की स्थिति में है। दूसरी बात, गोवा में मांडवी नदी जो है गोवा के 2 भागों में बांटती है। उत्तरी इलाका को बोलते हैं उत्तरी गोवा और दक्षिणी इलाकों को दक्षिणी गोवा। और गोवा में यही 2 जिले हैं, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। उत्तरी गोवा जो है भाजपा बहुल इलाका माना जाता है, जिसमें कि एक लोकसभा क्षेत्र में 19 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और दक्षिणी लोकसभा क्षेत्र में 21 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो उत्तरी लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद हैं वो बीजेपी के सांसद हैं, दक्षिणी लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं वो कांग्रेस के सांसद हैं। अगर आप हर एक पहलू को लेकर के गौर करेंगे तो हर एक तरह का विश्लेषण करेंगे तो अलग अलग निष्कर्ष से पहुंचेंगे। आपने श्रोताओं के साथ बहुत सारी जानकारियां साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खूबसूरत समुद्र तटीय राज्य गोवा से अब रुख करते हैं देवभूमि उत्तराखंड की। उत्तराखंड की राजधानी में सारी चुनावी जानकारी के साथ मौजूद हैं आकाशवाणी संवाददाता राघवेश पांडे। राघवेश जी, कैसी तैयारी है उत्तराखंड में? देखिए, उत्तराखंड में चूंकि भौगोलिक परिस्थितियां विषम हैं, यहाँ कई दुर्गम इलाके हैं और इस नाते यहाँ पोलिंग पार्टियां परसों से ही रवाना हो गई थी। तो यूँ कहा जाए यहाँ पे कई मतदान केंद्र ऐसे हैं जो 20 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर सड़क मार्ग से मतदान केंद्र तक पहुँचने के लिए पोलिंग पार्टियों को 20 किलोमीटर की पदयात्रा करनी पड़ रही है। जहाँ पे पोलिंग पार्टियां परसों ही रवाना हो गई थी, लेकिन इतनी लंबी यात्रा करनी पड़ी ताकि मतदाता मतदान कर सके, हर नागरिक के मतदान के अधिकार की रक्षा हो सके। जी, तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने व्यापक व्यवस्था कर रखी है। तो इस तरह के जो मतदान केंद्र हैं पूरे प्रदेश भर में, और उत्तरकाशी में मतदान केंद्र है, जिला मुख्यालय से उस मतदान केंद्र की दूरी 256 किलोमीटर है और शाम तक सभी मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। चुनाव प्रचार थम गया है, मतदाता मुखर नजर आ रहा है या सोच विचार वाला नजर आ रहा है, कैसा लग रहा है आपको? मतदाताओं के मूड की बात की जाए तो उनके मूड को भांपना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मतदाता शांत है। मुख्य मुकाबला वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच ही है और कहीं कहीं बसपा भी है, कहीं आप पार्टी भी है, कहीं लोकली रीजनल पार्टी यूकेडी है, वामपंथी। लेकिन जो मोटे तौर पर ज्यादातर सीटों में मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, और मतदाता खामोश है। बिल्कुल खामोश मतदाता तो राजनीतिक दलों के धड़कन को बढ़ा देता है। क्या लग रहा है किन किन मुद्दों पर मतदान होगा? कल शाम तक तो यहाँ लगभग सभी दलों के जितने दिग्गज नेता थे, तो अब क्योंकि मतदान तो कल है, आज भी घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे, कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा उम्मीदवार कि मतदाताओं को प्रभावित करने से या मतदाताओं को अपने पक्ष में करने से। दूसरा मुद्दे की बात आती है कि जो भारतीय जनता पार्टी मुद्दा ये था कि सब मैंने विकास किया, जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसके बारे में चर्चा की, और कांग्रेस उसकी आलोचना करते हुए अपने वादे कर रही। विकास के दावे तो दोनों दलों ने किया है क्योंकि बारी बारी से दोनों सरकार में रहे हैं। कांग्रेस का दिल कर रहा है विकास किया है, बीजेपी ने वो मेरा ही प्लान था, तो वो एक आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। काफी राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं ऐसा कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आपको नई चीज बताओ कि यहाँ जो युवा मतदाता की संख्या काफी है, 1,65,000 नए मतदाता है जो 18 से 19 साल के हैं। यही मतदाता किधर जाते हैं कहना मुश्किल होगा। पोस्टल बैलेट से मतदान हो ही चुका है यहाँ पे, मुद्दे साफ हैं, चुनाव आयोग पूरी तरह तैयार है। आप निगाह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा के ताजा चुनावी हालात को लेकर के हमारे साथ मौजूद रहे गोवा से आकाशवाणी संवाददाता के लाल, लखनऊ से आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी और देहरादून से आकाशवाणी संवाददाता राघवेश पांडे। आप सबने श्रोताओं के साथ बहुत सारी जानकारियां साझा की। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश, गोवा और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर
क्षेत्रीय संवाददाताओं के साथ आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDTalks@gmail.com।